अब वहाँ कहना है उनका अमेरिका में, अगर फ्यूचर में भारत के साथ कोई वॉर हुई और पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस को खतरा हुआ तो वो पूरे एरिया को एटम बम से क्या कहते हैं झोंक देंगे पूरा का पूरा। और ये भी कहा कि पाकिस्तान एक एटॉमिक नेशन है और अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। मुझे लगता है बड़ा सनसनीखेज और ये बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बात कर दी उन्होंने। और इतनी बात करने की ज़रूरत क्या थी मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि आर्मी जनरल्स इस किस्म की बातें नहीं करते। और दूसरे कंट्री में जाके और अमेरिका की ज़मीन पर खड़े होकर वहाँ से एक थर्ड कंट्री को यानी कि इंडिया को एटॉमिक वॉर की धमकी देना, शायद ये एक बड़ी बात हो गई है। तो आसिफ मुनीर जो हैं वो दरअसल अमेरिका गए हुए हैं। वहाँ के माइकल कुरिला जो हैं, जो सेंट्रल कमांड के उनके जो चीफ हैं, वो रिटायर हो रहे हैं, तो उसका फेयरवेल फंक्शन है, तो उनको वहाँ पर इनवाइट किया गया है। अब इस फंक्शन के अंदर इजराइल के जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके लोग भी आए हुए थे, पाकिस्तान को भी इनवाइट किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मुलाकातें हैं उनकी, खासतौर से आसिफ मुनीर की। जी हाँ दोस्तों, फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर ने अमेरिका की सरजमीन से ऐसा धमाका किया है जो आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया होगा। फील्ड मार्शल ने भारत को डायरेक्ट धमकी देते हुए कहा है कि अगर भारत ने हमारे पानी पर कब्जा करने की कोशिश की या फिर उन पर डैम बनाए गए तो हम उसको उड़ा देंगे। अगर ये समझते हैं कि पानी पर ये कब्जा कर लेंगे तो इनकी बेवकूफ़ाना सोच है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इन्होंने सिंध या फिर किसी और दरिया पर डैम बनाए तो उनको उड़ा दिया जाएगा। ये पानी सिर्फ इनका नहीं बल्कि ये पानी हमारा भी है। अगर ये हमको प्यासा मारने की कोशिश करेंगे तो हम इनको बमों से उड़ा देंगे और बमों की हमारे पास कमी नहीं है। इस बयान के बाद पूरा भारतीय मीडिया भारत में तो जैसे आग ही लग गई हो, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को जैसे मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद पूरा भारत बौखलाहट का शिकार हो चुका है। हालिया दिनों में भारतीय एयर चीफ के बयान ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है, जिसमें 3 महीने बाद इनको याद आया कि भारत ने पाकिस्तान के 6 तैयारे मार गिराए हैं। वहाँ का मीडिया ही अब एयर चीफ को निशाने पर लिए हुए है कि 3 माह बाद कैसे तुम्हें याद आ गया कि पाकिस्तान के 6 तैयारे भारत ने गिराए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की मार ने इनको पागल कुत्ते जैसा दीवाना बना दिया है। आए दिन कोई ना कोई सोचा छोड़ रहे होते हैं। आइए देखते हैं भारतीय मीडिया इस बारे में क्या कह रहा है। अब वहाँ कहना है उनका अमेरिका में, अगर फ्यूचर में भारत के साथ कोई वॉर हुई और पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस को खतरा हुआ तो वो पूरे एरिया को एटम बम से क्या कहते हैं झोंक देंगे पूरा का पूरा। और ये भी कहा कि पाकिस्तान एक एटॉमिक नेशन है और अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। मुझे लगता है बड़ा सनसनीखेज और ये बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बात कर दी उन्होंने। और इतनी बात करने की ज़रूरत क्या थी मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि आर्मी जनरल्स इस किस्म की बातें नहीं करते हैं। और दूसरे कंट्री में जाके और अमेरिका की ज़मीन पर खड़े होकर वहाँ से एक थर्ड कंट्री को यानी कि इंडिया को एटॉमिक वॉर की धमकी देना, शायद ये एक बड़ी बात हो गई है। अब ये मौका था एक्चुअली कि अमेरिका में ग्रैंड हयात होटल के अंदर एक कोई डिनर प्रोग्राम था जिसमें पाकिस्तानी डायस्पोरा के करीब 120 मेंबर्स थे, इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स थे। और पाकिस्तानी जो एक वहाँ पर व्यक्ति हैं उन्होंने भी एक डिनर रखा था ये, और आसिफ मुनीर ने वहाँ पर ये सारे भाषण दिया है। अब कई और चीज़ें भी कही, खासतौर से इंडिया के द्वारा इंडस के ऊपर जो डैम है उसके बनाने का जिक्र भी किया। वो कहते हैं कि अगर इंडस के ऊपर भारत डैम बनाता है और हमारे 25 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पर आ जाएं तो यकीन मानिएगा हम 10 मिसाइल हमले में उस पूरे के पूरे डैम को नष्ट कर देंगे, तोड़ देंगे। और ये भी कहा कि इंडस कोई हिंदुस्तानियों की प्रॉपर्टी नहीं है,
इनकी कोई फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। ये बड़ा प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स निकल के आए हैं। एक मिलिट्री लीडर इस किस्म के दूसरे मुल्क में जाके स्टेटमेंट दे, बड़ा अजीब सा लगता है। इवन पॉलिटिशियंस भी इस लेवल के स्टेटमेंट कभी नहीं देते हैं, वो भी काफ़ी केयरफुल रहते हैं। आप पर्सनल मीटिंग में आप जो भी करो, जो भी कहो, वो अलग बातें हैं, लेकिन पब्लिक फोरम के अंदर आप जाके भाषण देते हैं तो फिर आप बड़ा अजीब लगता है। तो आसिफ मुनीर जो हैं वो दरअसल अमेरिका गए हुए हैं। वहाँ के माइकल कुरिला जो हैं, जो सेंट्रल कमांड के उनके जो चीफ हैं, वो रिटायर हो रहे हैं, तो उसका फेयरवेल फंक्शन है, तो उनको वहाँ पर इनवाइट किया गया है। अब इस फंक्शन के अंदर इजराइल के जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके लोग भी आए हुए थे, पाकिस्तान को भी इनवाइट किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मुलाकातें हैं उनकी, ख़ासतौर से आसिफ मुनीर की, वो और जो बातें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं एक्चुअली उनको भी थोड़ा परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जो भी बात कही जाती है वो डिप्लोमेटिक रूप से कही जाती है। बातें सटल अंदाज में कही जाती हैं, अगर धमकी भी दी जाती है तो सटल अंदाज में वो कही जाती है। अब मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की जो बातें हैं वो किसी को करनी चाहिए, और ये नॉन डिप्लोमेटिक टॉक है एक्चुअली। चलिए ठीक है, अब जो भी है, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो कहते हैं कि उनका कहना था कि पाकिस्तान को भी एक बैलेंस बनाने का ज़रूरत पड़ गई है ताकि दुश्मन के सामने हम लोग मजबूती से उठकर खड़े हो सकें। चलिए, बड़ी बड़ी बातें निकल के आ रही हैं साहब, क्या कहा जाए। अल्टीमेटली आसिफ मुनीर हैं तो अब शायद अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझ रहे होंगे, लगता तो ऐसा ही है। यह हो सकता है कि वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं और तख्ता पलट करने वाले हैं, क्या पता पाकिस्तान में कब क्या हो जाए। तो ये एक बड़ी मेन खबर थी जो हमने आप तक पहुंचाई है। दूसरा, पाकिस्तान की एक और भी न्यूज़ है कि पाकिस्तान ने अमेरिका में बहुत ज़बरदस्त लॉबिंग की है पिछले कई महीनों में, और पानी की तरह पैसा भी बहाया है। कई हाई प्रोफाइल फर्म्स हैं उनको हायर किया, और नैरेटिव सेट करने में पाकिस्तान वास्तव में कामयाब रहा। अब कई जो डॉक्यूमेंट्स निकल के आए हैं तो कम से कम 7 लॉबिंग फर्म्स को उनका एग्रीमेंट था, करीब करीब 2025 में से पहले से ही 2024 से एग्रीमेंट हो गए थे। और पाकिस्तान के लिए वो लॉबिंग अलग अलग, चाहे उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री में है, डिफेंस मिनिस्ट्री में है, कॉमर्स मिनिस्ट्री में है, वाइट हाउस में है, तो वो सारे के सारे उन लोगों को भी वहाँ पर हायर किया गया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के जो करीबी दोस्त हैं या उनके करीबी ऑफिसर रहे हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जिनकी पहुँच डोनाल्ड ट्रंप तक है। तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स पर मंथ उन्होंने खर्च किए उसके ऊपर, और उनसे कहा गया कि भाई आप जाइए और उनसे मिलिए और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक नैरेटिव सेट कीजिए। और मुझे लगता है कि पिछले 8-10 महीनों के अंदर, या अक्टूबर महीने, सितंबर महीने से, जब से ट्रंप आए भी नहीं थे, पाकिस्तान अपने नैरेटिव को सेट करने में कामयाब रहा है। इस बात को तो मैं भी मानूंगा, और वो ज़्यादा एग्रेसिव रहा है। ठीक है, पाकिस्तान के पास पैसे कम है, लेकिन यहाँ जो पैसे दिए जा रहे हैं, हो सकता है पाकिस्तान का जो डायस्पोरा है जो अमेरिका में रहता है, हो सकता है उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया हो, जैसा भी है। और ये भी सुनने में आया था कि कुछ पेमेंट वाया दुबई भी किए गए हैं वहाँ पर। अब क्या कहा जाए साहब, लेकिन टॉप लेवल की अगर वो कंसल्टेंसी फर्म्स को अपनाते हैं और उनके लिए प्रचार करवाते हैं, लॉबिंग करवाते हैं, और भारत को लेके जो एक नेगेटिव स्टैंड निकल कर आया है व्हाइट हाउस से, उसमें मुझे लगता है कि इस लॉबिंग का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और जिस किस्म की नफरत इस समय डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया से है, और पाकिस्तान के लिए तो खुद ही कहते हैं कि आई लव पाकिस्तान, तो शायद ये हो सकता है कि ये जो एक नैरेटिव सेट करने के लिए जो लॉबिंग हो रही है वो अपने आप में बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही है। चलिए, अच्छी बात है। मैं समझता हूँ जिसके बस की जो है वो सब करते हैं। भारत को भी किसने रोका था, वो भी अपना नैरेटिव सेट करने के लिए लॉबिंग कर सकते हैं, और की भी होगी। ऐसी बात तो नहीं कि इंडिया ने लॉबिंग नहीं की होगी, पर यह बात और है कि फिलहाल पाकिस्तान का नैरेटिव और लॉबिंग एटलीस्ट अमेरिका में तो कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो मैं भी कह सकता हूं। एक और खबर पे आते हैं कि
अमेरिकन मीडिया और भारतीय मीडिया में ट्रंप की भारत के प्रति सख्ती को लेके अलग अलग व्यू पॉइंट निकलते आ रहे हैं। जहां भारत के अंदर एक किस्म से मोदी जी के डंके बज रहे हैं, जी हाँ, जहां मोदी जी के डंके बज रहे हैं, वहीं अमेरिका में भारत की लंका जलाई जा रही है। तो दो अलग अलग मीडिया, दो अलग अलग खबरें। हालांकि कुछ अमेरिकन मीडिया के लोग कहते हैं कि जो इंडिया के लिए जो पनिशमेंट दी है ट्रंप ने, वो भी ठीक नहीं है, वो थोड़ी इलॉजिकल है और इतनी बड़ी सजा आपको नहीं देनी थी, क्योंकि इतना बड़ा गुनाह नहीं हुआ है भारत के द्वारा जितनी बड़ी उसे 50% का पूरा जो टैक्सेस लगाए गए उससे। और उससे हमारे डायमंड फील्ड हो, टेक्सटाइल हो, लेदर हो, कारपेट हो, मेडिसिन का फील्ड हो, ऑटोमोबाइल हो, बहुत सारे और जो फील्ड हैं उसमें करोड़ों लोगों के रोजगार जाने का खतरा पैदा हो गया है। दूसरा, जो 25 अगस्त को अमेरिका की टीम आके बातचीत करने वाली थी, अब शायद वो भी नहीं आ रही है, क्योंकि अब ट्रंप साहब ने कह दिया कि अब हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, जब तक डील नहीं होती हमारी कोई भी बातचीत इंडिया से नहीं होगी। ये इस लेवल की तलखी पहले कभी नहीं थी। कभी कभी ऐसा लगता है कि 25 साल की जो हमारी मेहनत है इंडिया की अमेरिका को साधने की, वो 25 घंटे में बेकार हो गई। अब असर तो पड़ रहे हैं, लेकिन चीन पर जो नरमी है वो भी साफ नजर आती है। और अल्टीमेटली जब चाइना के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो फिर कहा जाता है कि वी डोंट वांट टू हर्ट अवर सेल्फ, हम अपने आप को नुकसान नहीं करना चाहते। उन्हें मालूम है कि चाइना को हर्ट करने का मतलब है जो $20 ट्रिलियन की इकॉनमी है वो खुद को हर्ट करना है। तो इस इंसान मारता किसको है? जो कमजोर होता है उसी को मारता है। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि ट्रंप ने इंडिया को चेतावनी दी कि भाई तुम इतने सारा तेल खरीद रहे हो, लेकिन इंडिया से ज़्यादा तेल तो चाइना खरीद रहा है, तो उसको क्यों स्पेयर किया जा रहा है? फिर इंडिया को तो पनिश किया जा रहा है, तो भाई फिर चाइना को क्यों स्पेयर किया जा रहा है? और फिर यह भी कहा जा रहा है कि किसी भी देश पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाए गए हैं, इंडिया को उस पर काउंट किया गया, और ये एक किस्म से इलॉजिकल है। और फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं कि सैंक्शनिंग द रशिया एक्ट 2025 जो पास होने जा रहा है अभी अगस्त सितंबर के अंदर, तब तो 500% का टैरिफ लग जाएगा। इसका मतलब कि हमें बाहर करने की अब ये 50% भी सैंक्शन ही होता है, देखा जाए तो 50% में कोई सर्वाइव थोड़ी कर सकता है, ना ही कोई क्या कहते हैं कि एक्सपोर्ट कर सकता है। और मेरी जब बात हुई कई एक्सपोर्टर से, तो उनका कहना था, गारमेंट के एक्सपोर्टर थे, वो बोलते हैं अभी तो हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं कि या तुम दुबई शिफ्ट कर जाएं, या मैक्सिको शिफ्ट कर जाएं, या बांग्लादेश शिफ्ट कर जाएं। इंडिया में 50% पे कौन माल खरीदेगा जब टैरिफ लगा दोगे? तो अब बांग्लादेश फिर से फेवरेट हो गया कि यार बांग्लादेश चलते हैं, वहाँ खोलते हैं, कम से कम वहाँ 20% या 20% लगेगा। अभी तक बांग्लादेश को दुश्मन की नज़र से देखा जा रहा था, लेकिन टेक्सटाइल और गारमेंट, मोदी जी जो कह रहे थे कि हम बड़े 10 नए टेक्सटाइल पार्क बनाएंगे और हम बांग्लादेश का मुकाबला करेंगे, वो सारी स्कीम मिट्टी में चली गई साहब। पूरी की पूरी जो स्कीम थी, पूरी की पूरी मिट्टी में चली गई। अब आप कहीं पे नहीं हैं। तो अमेरिकन मीडिया जो है एक किस्म से वो थोड़ा भारत के साथ संतुलन लगा के चल रहा है और कहता है कि भाई चीन को भी तो आप पनिश करो ना जाके। लेकिन भारत का मीडिया तो अब रिटेलिएशन के पक्ष में आ गया, जब से राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ लोग दुनिया का बॉस बनने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या कर रहे हैं? बॉस है ना भाई वो, अगर आपको मंजूर नहीं तो कुछ नहीं। इंडिया में मोदी जी भी तो बॉस हैं, सबको उठा उठा के जेल में डालते रहते हैं, पत्रकार हो या कार्टूनिस्ट हो या कोई और हो, सबको जेल में डाल देते हैं। तो मोदी जी का रुतबा यहाँ चलता है ना, तो मोदी जी यहाँ के डिक्टेटर हैं, वो दुनिया के डिक्टेटर हैं, बस बात इतनी सी है। अब आप दुनिया के डिक्टेटर के साथ आपका सामना हुआ तो आप रो रहे हो बैठ के कि वो दुनिया का बॉस बनना चाहते हैं। बॉस है ना भाई, वो बॉस क्यों नहीं बनेगा? वॉशिंगटन पोस्ट कहता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसको संतुष्ट करना चाहते हैं और अमेरिका को शांत करने के बीच एक बैलेंसिंग करना चाहते हैं, ताकि मेरे जो अंदर के लोग हैं वो भी खुश रहें और अमेरिका भी खुश रहें। अब ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ये तो मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा कई और जो मीडिया हाउसेज हैं, खासतौर से न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कहा है कि अब ये एक तरह से टैरिफ वॉर नहीं है, इकोनॉमिक वॉर है पूरी की पूरी। और भारत की तुलना उसने ब्राज़ील से की है। उनका कहना है कि भारत का जो क्या कहते हैं कि पहले ये कहते थे कि भारत का इस्तेमाल चीन की चुनौती का सामना करने के लिए करेंगे, लेकिन अब 50% का टैरिफ लगा के आपने भारत को एक पॉलिटिकल एनिमी के तौर पर पेश किया है। पॉलिटिकल एनिमी,
जैसे कि ब्राज़ील के साथ हुआ था। अब इंडिया को भी आपने पॉलिटिकल एनिमी बना लिया है। तो उस हिसाब से तो हालात काफ़ी एक किस्म से कहा जाता है कि खतरनाक होते चले जा रहे हैं। तो जहाँ भारत का जो पूरा का पूरा मीडिया है वो मोदी जी के साथ खड़ा है कि जवाब दो, रिटेलिएशन करो, लेकिन मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि हमें रिटेलिएशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे बात और बिगड़ जाएगी। समझदारी इसी में है कि टेबल में बैठो, बात करो और देखो क्या कोई बिगड़ी हुई बात बन सकती है क्या, और अगर नहीं है तो फिर तो भाई मुझे लगता है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखते हैं जो भी होता है। फिलहाल स्थितियां जो हैं वो मेरे हिसाब से, आज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत क्रिटिकल है, और भारत को बहुत संभल के चलना होगा। यहाँ पर जिस हिसाब से अब क्या कहते हैं कि चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जहाँ भारत रिटेलिएट करना चाहता है, गॉड नोज क्या कहें। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन इंडिया का रुख अगर इसी ढंग से थोड़ा थोड़ा रिटेलिएशन का बढ़ता चला जाएगा तो मुझे लगता है कि फिर चीज़ें बिगड़ जाएंगी, फिर हाथ में नहीं आएंगी। तो इसी के साथ प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लिंक आगे भेजिए। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ में। विदा लेते हैं आपसे। शुक्रिया एंड गुड नाइट।